जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। निश्चित ही सत्संग के माध्यम से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, उसको अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आशिमा कौशल आंटी का सत्संग सुनने जा रहे हैं। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी से मैं पहली बार साल 2000 में मिली थी। मैं उस समय बॉम्बे में रहती थी, मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में ही रहा करते थे। संगत जी, मुझे पंजाब या पंजाबी भाषा की कोई समझ नहीं थी। जब मैं पहली बार गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट गई तो गुरु जी कंसोल पे बैठे हुए थे, ट्राउजर और शर्ट पहन के। जब हम उनके पास पहुंचे संगत जी, तब पहले से ही काफी सारे नामी लोग गुरु जी के पास बैठे हुए थे। गुरु जी के पास आने से पहले ही मैं विशाल से मिली थी, और जब वो मुझे गुरु जी के पास लेकर आए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ आ गए हैं, और मैं यही सोचती रही कि विशाल मुझे कहाँ ले आए हैं। क्योंकि विशाल बहुत गंभीर इंसान है, इसलिए उनकी हर सोच के पीछे मुझे बहुत विश्वास था कि जो भी वो कर रहे होंगे उसके पीछे कोई रीजन होगा। जब हम गुरु जी के पास पहुंचे तो कपड़े भी उनके बहुत रंगीन और माहौल भी बहुत आलीशान। मैं उम्र में भी बहुत कम थी, 21 साल की ही थी। हम लोग गुरु जी के चरणों में जाकर के बैठ गए। तो जब हम गुरु जी के पास बैठे तो गुरु जी ने मुझे देखा और मुझे देख करके विशाल से कहते हैं, ए तेरी सहेली है? तो मुझे तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि सहेली का तो बड़ा डेरोगेटरी मीनिंग है। तो विशाल कहते हैं कि हाँ जी गुरु जी, मेरी सहेली है। तो फिर दोबारा गुरु जी ने कहा कि ए बॉम्बे तो आई है? तो विशाल ने कहा हाँ जी गुरु जी, बॉम्बे से आई है। फिर गुरु जी बोलने लगे कि इसकी डैडी तो पायलट है। विशाल चुप हो गए, हाँ जी कहते गए। बस गुरु जी बोलते गए और विशाल हाँ जी करते गए। मुझे कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप पीछे खड़ी हुई थी। खैर गुरु जी ने कहा कि बैठो और लंगर करो। हम बैठ गए, हमने लंगर किया। बहुत स्वाद लंगर था, बहुत शौक से खाया हमने लंगर। जब हमने लंगर खा लिया तो हम बाहर आए, तब मैंने विशाल जी से पूछा कि तुमने गुरु जी को ये सब मेरे बारे में कब बता दिया? तो मेरी बात सुन के विशाल हंसने लगे। खैर मेरे जैसे या हमारे जैसे तुच्छ लोगों के बस में नहीं है गुरु जी को समझना। बस संगत जी, ऐसे ही वक्त बीतता गया। विशाल जी मुझे लेकर आते रहते थे गुरु जी के पास, हम ऐसे ही गुरु जी के पास आया करते थे। हम बहुत खुश होकर के बैठते थे गुरु जी के पास। और संगत जी, हम लोग बैठे बैठे कई बार तो इतना रोना आया करता था, इतना रोना आया, बिना कारण ही हम रोते रहते थे। कुछ तो चीज ऐसी थी वहां पर जो आपको एक खिंचाव दे रही थी, एक अट्रैक्शन दे रही थी, जो अंदर से आपके सारे ये आंसुओं के थ्रू आपके सारे इमोशंस बाहर निकाल रही थी। वो पता नहीं क्या अट्रैक्शन था वहां पर। तो हम घंटों घंटों वहां बैठते थे, रोते रहते थे। गुरुजी ने बहुत प्यार से, बहुत आशीर्वाद दे करके हमें आने दिया, लंगर करवाया। कभी कह देते थे 12 बजे कि जाओ ये गोल लोकी लेकर आओ, और हम लोग 2-2, 3-3 घंटे गुरुजी के कहे अनुसार घूमते ही रहते थे ढूंढने के लिए। और हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि इतनी नॉर्मल सी मामूली सी सब्जी मिल क्यों नहीं रही है। हम दिन दिन तक, शाम शाम, रात रात भर ढूंढते, हम सब्जी मंडी तक जाते, हमें मिलती ही नहीं थी। और जब हम आकर के गुरुजी को बताते कि नहीं मिली तो गुरुजी बोलते चल कोई नहीं, घूम फिर आए। तो हमें बड़ा अजीब लगता था कि गुरुजी आपने पूरा शहर घुमा दिया और आप बोल रहे हो कि घूम फिर आए। पता नहीं गुरुजी हमारे क्या कष्ट काटते थे ऐसा करवा करके। बस हम गुरुजी के पास ऐसे ही जाते रहे, सत्संग में लंगर खाते रहे। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे और मेरी मदर को कहा कि आप लोग दिल्ली आ जाओ। हमारा दिल्ली में भी घर था तो हम दिल्ली आ गए, हम वहां रहने लगे। एक दिन हमारे घर के नीचे से हमारी गाड़ी चोरी हो गई।
तो हम शाम को गुरुजी के पास गए। हमने बोला गुरुजी हमारा तो आना बड़ा मुश्किल हो गया है, हमारी तो घर के बाहर से ही कार चोरी हो गई। गुरुजी ने हमारी बात भी नहीं सुनी, हमारी तरफ देखा भी नहीं और दूसरी तरफ देखने लगे। हमको विशाल जी ने इशारा किया कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलना। हम कुछ दिनों के बाद फिर गुरुजी के पास गए। हमने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी गाड़ी चोरी हो गई है, दूसरी लेनी पड़ेगी। तो गुरुजी ने मेरी मम्मी को कहा कि अपनी वर्गी लेना गोरी चिट्टी। तो हम लोगों ने अगले दिन जाकर के व्हाइट कलर की कार खरीद ली। कुछ दिनों के बाद हमारे पास एक फोन आया पुलिस स्टेशन से और कहा कि कुछ गाड़ियां हमें चोरी की मिली है, आप आकर के देख ले। तो मेरे पापा ने फोन करके बोला कि कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की, मैं जब आऊंगा तब देखेंगे। जब मेरे फादर साहब आए तो हमें उम्मीद तो नहीं थी, पर हम ऐसे ही चले गए देखने के लिए। और जब हम वहां गए तो हमारी गाड़ी वहीं खड़ी थी और जैसे ही हमने अपनी कार स्टार्ट की तो ओम ओम की लाइट्स लगी हुई है और ऐसा लगा जैसे उस कार को किसी ने टैक्सी बना दिया हो। हम उस गाड़ी को लेकर के घर आ गए। बस ऐसे ही कुछ दिन बीते और हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे तो गुरुजी मेरी मम्मी को कहते हैं कि कैप्टन बड़ा चंगा बंदा है, उन्होंने तुम्हारी बहुत सेवा की है, हुन तेरा टाइम है, जा बॉम्बे जा। मम्मी ने कहा ठीक है गुरुजी। फिर हम लोग भी बॉम्बे वापस चले गए। मेरे और विशाल की कोर्टशिप चल रही थी। मेरे पेरेंट्स को विशाल बहुत पसंद थे, लेकिन इनकी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी तो हम भी रुके हुए थे। फिर एक दिन विशाल जी जाते हैं गुरुजी के पास और कहते हैं गुरुजी शादी करनी है। तो गुरुजी कहते हैं कि तू की करना ब्याह करा के। विशाल जी कहते हैं कि नहीं गुरुजी आप ही तो कहते थे कि ब्याह करा ले ब्याह करा ले। तो फिर गुरुजी कहते हैं हंसते हुए ठीक है जा 23 अप्रैल। तो एक सांस में गुरुजी ने मेरी मदर इन लोग को और इनको विशाल को डेट दे दी 23 अप्रैल। तो इन लोगों का मेरे पास फोन आया कि आशिमा ऐसे ऐसे गुरुजी की डेट आ गई है 23 अप्रैल शादी की। तो मैंने कहा कि अरे ऐसे कैसे 23 अप्रैल दीदी, नॉर्थ में तो बहुत गर्मी होती है और हम तो गर्मी में नॉर्थ में आते ही नहीं है। सुबह की फ्लाइट से मैं पहुंची गुरुजी के मंदिर की, मैं जाऊंगी गुरुजी से बात करूंगी और मैं बोलूंगी गुरुजी ये क्या डेट निकाली है आपने। मैं पहुंची गुरुजी के पास, उसके पहले मनकट आंटी बैठे हुए थे गुरुजी के पास। मुबारका मुबारका सभी लोग मुझे बोलने लगे। मैंने बोला मुबारका, गुरुजी ने कितनी खराब डेट निकाली है। मैंने बोला कि इतनी गर्मी में कौन शादी करता है, हम तो नॉर्थ ही नहीं आते इतनी गर्मी में। संगत में से कोई बोला कि अरे बेटा डेट तो बहुत अच्छी है। तो मैंने पूछा कैसे, तो वो बोलते हैं कि 23 अप्रैल 2005 यानी कि 2345। अब जो मैं सोच करके आई थी कि मैं गुरुजी को बोलूंगी कि गुरुजी ये क्या डेट निकाली है, हम तो नहीं कर पाएंगे, गर्मी बहुत है। तो जो सोच के साथ मैं आई थी कि लड़ूंगी झगड़ूंगी, बोलूंगी गुरुजी को कि गुरुजी आपने क्या डेट निकाली है, इतनी गर्मी में कौन शादी करता है, परंतु इसका जवाब तो मुझे गुरुजी के दरवाजे से ही मिल गया। तो खैर चुपचाप लंगर किया। विशाल ने कहा कि देख लिया मिल गया जवाब। जब हमारी शादी का समय आया तब विशाल जी ने हमारी शादी के कार्ड्स गुरुजी के सामने जाकर के रख दिए और गुरुजी को जो समझ में आया गुरुजी ने वो शादी के कार्ड उठा के जिसको देने थे दे दिए। ये वही लोग थे, ये वही फैमिलीज थी जो 6 महीने पहले विशाल जी की सिस्टर की शादी में आए थे और वही फैमिलीज को गुरुजी ने पता नहीं किस कारण से हमारी शादी में भी भेजा। हमारी शादी की डेट करीब आई, बड़े मन में घबराहट थी कि इतनी गर्मी में शादी कैसे होगी। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगी, 23 अप्रैल की जब डेट आई हमारी शादी की, उस दिन इतनी ठंड थी कि सब लोग सूट पहन करके शॉल पहन करके आए हुए थे शादी में। उसके बाद हमारा रिसेप्शन था, उसमें भी बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। तो देखिए संगत जी गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों पर भी कितना ख्याल रखते हैं, माँ बाप की तरह, भगवान की तरह। मैं गुरुजी से अपना रिश्ता क्या बताऊं, फ्रेंड बोलूं, माता पिता बोलूं, भाई बोलूं, क्या बोलूं, परमेश्वर बोलूं, बस मैं ये कह सकती हूँ कि ही इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। बस ऐसे हमारी अप्रैल में शादी हुई थी और जुलाई में हम गुरुजी के बर्थडे पर जलंधर से चले और मैं और विशाल उन दिनों अमेरिका मूव करना चाहते थे। बिजनेस में क्या खरीदना है, किससे बातचीत करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट तय हो गया था। हमारे वीजाज भी आ गए थे। हम जलंधर से गुरुजी के मंदिर गए और जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के चरणों में हमने आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो मुझे तो गुरुजी ने नहीं देखा, मेरे पीछे विशाल थे। विशाल से गुरुजी बोलते हैं कि कैसे आए तुम, तो विशाल बोलते हैं कि गुरुजी गड्डी से आए हैं। तो गुरुजी कहते हैं विशाल से कि जे तू मेरा काम करेगा तो तेनू मुंडा हो। और ये सुनकर के संगत जी आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड विशाल वॉज वेरी हैप्पी। गुरुजी ने विशाल को कहा कि ये पिंड से आई है और तुम्हें अभी इसे छोड़ने जाना है। और विशाल ड्राइव करके जलंधर से आए थे और गुरुजी ने कहा कि अभी चंडीगढ़ जाना है। उस टाइम पे 8-9 घंटे आना। एनीवेज गुरुजी की आज्ञा का पालन कर
करना ही था तो विशाल ने आज्ञा का पालन किया। तो गुरुजी ने जिन जिन का बोला था उन्हें लेकर के विशाल चंडीगढ़ चले गए। उसके बाद संगत जी विद इन 9 months वी हैड अ सन। और संगत जी जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था उससे पहले मेरे फादर को कैंसर हो गया था, स्टेज 4 माउथ कैंसर, एंड ही वॉज अ पायलट। मेरी शादी के बाद भी वो पायलट ही थे। और जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उनकी फ्लाइंग रुक गई और इस वजह से मेरे फादर और ज्यादा बीमार हो गए थे। मैं बॉम्बे चली गई अपने पेरेंट्स के पास उनको लुक आफ्टर करने के लिए। तो उन दिनों गुरुजी से बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। तो किशोरी अंकल से मैंने बोला कि किशोरी अंकल गुरुजी से आप बोलो मेरे पापा बहुत बीमार हैं। तो किशोरी अंकल कहते हैं कि आशिमा गुरुजी नु कहने दी कोई लोड नहीं है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि देखो किशोरी अंकल मेरा मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं गुरुजी तक, लेकिन किशोरी अंकल गुरुजी को समझते थे, हम नहीं समझ पा रहे थे। तो संगत जी जब मेरा बेटा हुआ और जब वो 21 दिन का हो गया तो हम उसे गुरुजी के पास उनके चरणों में लेकर के गए। तो गुरुजी के पास जाकर के हमने देव को गुरुजी के चरणों में रख दिया और मैं बहुत दूर खड़ी थी। मैं एम्पायर स्टेट में दरवाजे के पास खड़ी थी और गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। और जब मैं गई गुरुजी के पास तो गुरुजी को देखकर मुझे बहुत एकदम से रोना आ गया। जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स को देखते हो बहुत टाइम के बाद वो रोना आता है, ठीक वैसे मुझे भी रोना आ गया था। तो मेरे पिताजी बहुत कष्ट देखते हुए आ रहे थे और अपने माता पिता के कष्टों को देखना बहुत कष्टदायी पीड़ादायक होता है। तो मेरा मन बहुत बहुत भारी था। और चूंकि मैं बहुत दूर खड़ी हुई थी दरवाजे पर और विशाल ने देव को गुरुजी के चरणों में रखा हुआ था। अब गुरुजी ने किसी की तरफ नहीं देखा, ना मेरी माँ की तरफ देखा, ना विशाल की तरफ देखा, सीधे मेरी तरफ देखा और चिल्ला करके बोलते हैं, रोनी क्यों है? तेनु मुंडा दिता, तेरा ब्याह कराता, तेरे प्यू नु ठीक करता, तेरी बहन ठीक करता, और की चाहिए तेनू। मेरी हिम्मत नहीं थी संगत जी कि मैं गुरुजी की तरफ आंखें उठाकर देख सकूं। मेरी आंखें नीची रही और मेरे आंसू बहते गए। तो उसी सांस में गुरुजी मुझे कहते हैं कि तुझे और क्या चाहिए, चल जा तुझे एक बच्चा और दे देता हूँ। फिर मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैं गुरुजी की तरफ हंसने लगी। उनका तरीका क्या था, कैसे उन्होंने हमें संभाला और कैसे मेरे फादर के कैंसर में 4th स्टेज के कैंसर में उनको संभाला, इतने बुरे हाल से उन्हें बाहर निकाला। आज 15 साल हो गए, जिंदा रखा हुआ है। फादर रिकवर करने लगे, सब कुछ ठीक होने लगा। गुरुजी ने हमें चंडीगढ़ मूव करा दिया था। विशाल ने उनसे पूछा था कि हम दिल्ली शिफ्ट कर जाएं, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम चंडीगढ़ शिफ्ट करो। गुरुजी की कृपा से विशाल ने बहुत मेहनत की, ही वर्कड वेरी हार्ड। और अब हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। और जब हमें लड़की पैदा हुई तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम उसका क्या नाम रखें। तो जब हम शिमला गए थे तो हमने इसका नाम इनायत रख दिया था और सारे डॉक्यूमेंट्स पर इसका नाम इनायत था। और हम उस पासपोर्ट पे जिस पासपोर्ट पे इसका नाम इनायत था उस पासपोर्ट पर हम लोग ट्रैवल भी कर चुके थे। मेरी बेटी कोई 1-1.5 साल की रही होगी और शायद समहाउ मैं बिल्कुल खुश नहीं थी इस इनायत नाम से। फिर भी हम बार बार सोचते थे कि इसका क्या नाम रखे, जबकि इसके सारे डॉक्यूमेंट में इसका नाम ऐड हो चुका था। तो हम लोग शिमला गए हुए थे और वी आर वॉकिंग ऑन द मॉल रोड। तो सामने से सबीना आंटी और उनके हस्बैंड मॉल रोड से उतर रहे थे और हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और मैंने उन्हें जय गुरु जी कहा और मैंने कहा कि मैं आपको 10 साल पहले से जानती हूँ। और इस प्रकार से हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो सबीना आंटी मुझसे कहती है कि हमारी बेटी का नाम है गौरी, और ऐसे बताते बताते वो अपना सत्संग कहने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी चाहते थे कि हम अपनी बिटिया का नाम गौरी रखें। विशाल ने और मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें समझ में आ गया कि ये गुरुजी का आदेश है कि हम अपनी बेटी का नाम गौरी रखें। हमने वापस आकर के सारे कागज बिटिया के बदले और उसका नाम गौरी रख दिया। बस इसके बाद जिंदगी चलती रही। गुरुजी ने हमें हर पल हर समय संभाला और हमें रास्ता दिखाते रहे। कुछ साल बीते। मेरे फादर साहब जिनको कैंसर हुआ था मेरे घर आए हुए थे और जब वो चंडीगढ़ से वापस अपने घर गए तो मैं अपने घर के पोर्च में बैठ कर के कई घंटों तक रोती रही। इस बार मुझे उनका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मन बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। तो उसके बाद मैं सो गई। मैंने सोचा चलो उठेंगे, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद कई बार मन मायूस हो जाता है। करीब 10 बजे मेरी मदर का फोन आता है कि आशिमा पापा को कुछ हो गया है, और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि गुरुजी कुछ करिए, गुरुजी कुछ करिए। मेरे पापा को ड्राइविंग करते समय स्ट्रोक आया था नियर सोनीपत, और एकदम से जब मेरी मम्मी चिल्लाने लगी तो सामने से एक गाड़ी आई और मेरे पापा की जो स्लो मूविंग कार थी वो इस गाड़ी में जाके हिट हो गई। नहीं तो ये लोग बहुत बुरी तरह हर्ट होते। एनीवेज ही हैड ए स्ट्रोक।
उनका ट्रीटमेंट हुआ और उसका जो आफ्टर इफेक्ट था वो तो रह गया, लेकिन माय फादर सर्वाइव्ड। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मदर को हार्ट अटैक हुआ, साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से हम उन्हें टाइमली हॉस्पिटल ले जा सके। मेरी सिस्टर को माइल्ड सीजोफ्रेनिया था करीब 15 साल से। करीब 15 साल से जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, माय सिस्टर इज मच बेटर। अब वो अपने आप से सब कुछ काम कर पाती है। फादर मेरे कैंसर पेशेंट है, सिस्टर बीमार है, मदर हार्ट पेशेंट है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं गुरुजी की हम पर ऐसी कृपा है। हर वो चीज जो हम सोचते हैं कि आज हम इस परेशानी में हैं, इस तकलीफ में हैं, और इतने साल हो गए गुरुजी की चोला छोड़े, कभी ऐसी घबराहट ही नहीं हुई कि गुरुजी नहीं है। ही ऑलवेज देयर। बहुत बार हम लोग दुविधा में होते हैं कि हम कई बार बोलते कि गुरुजी आप हमारा ये काम क्यों नहीं करा रहे, ये काम हमारा सीधा क्यों नहीं पड़ रहा। लेकिन हम ये नहीं समझते कि गुरुजी हमें किस तकलीफ से, किस परेशानी से निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है संगत जी, हमें विश्वास करना है कि गुरुजी जो हमारे लिए निर्णय लेंगे वो बिल्कुल राइट होगा, सही होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है संगत जी की जब तक हमारे हिसाब से काम हो रहा है, हमें लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, और अगर हमारे मन की चीज ना हो तो हम कहने लग जाते हैं कि गुरुजी हमारा ध्यान ही दे रहे। बहुत वक्त तक लोग कहने लगे थे कि आज मुझे गुरुजी की खुशबू आई, आज मुझे ओम दिखाई दिया। तो मुझे लगता था कि मुझे क्यों गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, मुझे क्यों कुछ नहीं दिखता। तो मैंने अपने आप को समझाया कि मैं तो गुरुजी की फेवरेट चाइल्ड हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठाया, गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर दिया। बहुत बड़ी कृपा है ये। गुरुजी ने इस लायक समझा कि हम उनके मंदिर में आ सके। बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी, गुरुजी की बहुत मेहर थी। गुरुजी ने इतने 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 आशीर्वाद दिए कि बहुत सुखदायक जिंदगी आज हमारे घरों में है। बीमारी आती है, चली जाती है। इतनी बड़ी बीमारी हमारे घर में आई, लेकिन गुरुजी ने उसे भी दूर कर दिया, हमको उस मुसीबत से बचा लिया। एक वक्त तक तो संगत जी मैं सोचने लगी थी कि गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते, या फिर मेरी भक्ति और लोगों के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं है कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देते। और एक दिन विशाल रात में 12-1 बजे कहीं से आए रात में, तो मैंने दरवाजा खोल के जब मैं अंदर आई तो मैंने बोला कि तुम कहाँ से आ रहे हो, इतनी तेज गुलाब की खुशबू आ रही है। और गुलाब की खुशबू पूरी रात हमारे साथ रही और अगले दिन गायब हो गई। और जो लोग कहते हैं, जिस पर मैं भी शंका करती थी कि लोग क्या कहानियां बनाते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस किया। गुरुजी ने मेरी उलझनों का जवाब दिया और बताया कि मैं हूँ, और जब मुझे अपनी सच्ची आस्था से पुकारोगे मैं आऊंगा और मैं अपनी प्रेजेंस दिखाऊंगा। अगर आपके मन में घबराहट हो, शंका आए कि गुरुजी है नहीं है, हमें दर्शन देंगे नहीं देंगे, आप बिल्कुल सारी चिंताओं से, शंकाओं से अपने आप को दूर कर लें। गुरुजी हैं, गुरुजी अपने बच्चों के साथ हमेशा हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। गुरुजी ने जब चोला छोड़ा तो चंडीगढ़ से बहुत लोग जा रहे थे। हमने भी सोचा कि हम भी जाएंगे। हम डुगरी के लिए निकले। तो मेरे हस्बैंड विशाल जी बहुत अच्छे ड्राइवर है, तो जब हम डुगरी के लिए निकले तो हम बच्चों को नहीं लेकर के गए क्योंकि बहुत गर्मी के दिन थे एंड एवरीबडी वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड। तो जब हम डुगरी जा रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी पर एक चिड़िया बैठी हुई है और लगातार वो ची ची जी ची आवाज करती जा रही है। हम लोग बार बार गाड़ी को रोके, हम पीछे जा करके देखे, कभी टायर के नीचे जा करके देखे, ऊपर जा करके देखे, और जैसे हम गाड़ी रोके वैसे वो आवाज भी रुक जाए। और ये चीज हमने करीब 4-5 बार की। विशाल जी ने कभी भी इससे पहले इतनी खराब गाड़ी ना पहले कभी चलाई थी और ना उस दिन के बाद चलाई। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि गुरुजी इस प्रकार से चोला छोड़कर चले जाएंगे, और हम सब बहुत डिसहार्टेंड, बहुत मायूस, बिल्कुल अनाथ जैसी फीलिंग हमें आ रही थी। सारी संगत बौखलाई हुई थी। तो विशाल जी उस दिन इतनी खराब गाड़ी चला रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी बार बार इन्हें रोक रहे थे। और जैसे ही हम डुगरी मंदिर पहुंचे, हमने बहुत सारे पेड़ पर मोर देखे। तो आसपास संगत थी, तो हमने कहा कि आज तो हम बहुत रुकते रुकते आए हैं। वहाँ एक संगत खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि आपको क्या पता कि न जाने कौन सी विपदा गुरुजी ने आपकी काट दी है, पता नहीं कौन से संकट में आप आने वाले थे जिसे गुरुजी ने काट दिया है। हमें लगा कि सही बात है, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद ना तो इन्होंने कभी ऐसी गाड़ी चलाई और ना ही वो आवाज हमें कभी सुनाई दी। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद अश्विनी शर्मा जी हैं मोहाली में, बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत सज्जन आदमी हैं, जैसे गुरुजी के भक्त होने चाहिए वैसे हैं वो। तो अश्विनी जी एक दिन हमारे घर बैठे हुए थे और कहते हैं कि हमें गुरुजी का सत्संग करना चाहिए। तो उन्होंने विशाल जी से अपनी बात शेयर की कि विशाल जी
हमें सत्संग करना चाहिए गुरुजी का, कोई सत्संग शेयर करो। गुरुजी ने तब चूल्हा छोड़ा ही हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सत्संग करते हैं 50-100 लोगों का। एक बार सत्संग किया तो 250, फिर 500, 700, इतनी भीड़ हो जाती थी कि हमें लगता था कि साक्षात गुरुजी आकर के संगत इकट्ठा करके अपने हाथों से सबको लंगर खिला रहे हो। बहुत बहुत कृपा गुरुजी की। मेरे हस्बैंड विशाल जी बहुत कम बात करने वाले गंभीर पर्सनालिटी वाले आदमी हैं, बट हिज कनेक्शन टू गुरुजी इज वेरी वेरी यूनिक। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कहीं ज्यादा मोहब्बत गुरुजी विशाल को करते थे, और विशाल जी का भी गुरुजी के साथ जो प्यार है वो बहुत ही यूनिक है। लॉकडाउन के टाइम गुरुजी की एक संगत हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लूंगी। गुरुजी के बहुत ज्यादा करीब थे वो। उनकी भक्ति का, उनकी सेवा का हमें से कोई भी मोल नहीं लगा सकता। कई बार लोग बोलते कि इसने लंगर करवाया, उसने लंगर करवाया। जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ उनकी भक्ति सालों साल की थी, 10, 15, 18 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल गुरुजी के चरणों में दिए, और उनका परिवार परेशानी में था, तो गुरुजी उनके परिवार के पास अपनी संगत भेजा करते थे कि इनकी जाकर के हेल्प करो। और जब वो जाकर के हेल्प करने जाते तो वो बोलते कि नहीं, मैं आपकी तो सेवा ले ही नहीं सकता, आपकी मदद ले ही नहीं सकता। तो वो संगत बोला करती थी कि नहीं, आपको तो हमारी मदद लेनी पड़ेगी, गुरुजी ने भेजा है। तो ये जो पुरानी संगत है, ये इतनी गुरुजी की सेवा में लीन रह चुके हैं, इतना गुरुजी को एक्नॉलेज करते हैं, तो उन संगत को एक्नॉलेज करना भी गुरुजी को एक्नॉलेज करना ही है। हमारा उनसे कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हमें गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, वो बात और है, लेकिन उनसे हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने सेवा की बिना किसी मोह के, बिना किसी लालच के, उनको भूल जाना हमारे लिए गलत होगा। कई बार सत्संग में ऐसा होता था कि हर किसी को ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगर 100 लोग बैठे होते थे तो 100 के 100 लोगों को लगता था कि गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं। कई बार सत्संग में जब हम बैठे हुआ करते थे और गुरुजी जब अपने कमरे से आते थे तो मैं बहुत कोशिश करती थी उन्हें देखने के लिए कि मैं देखूं, और मैं देखती थी कि गुरुजी चल नहीं रहे हैं, गुरुजी अपनी जमीन से उठे हुए हैं, गुरुजी अपनी जमीन से उड़ रहे हैं। और मैं कई बार झुक झुक कर देखा करती थी कि कैसे चल रहे हैं गुरुजी, वो तो चल ही नहीं रहे। और गुरुजी बड़े स्माइल करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जो बड़े लॉजिकल थिंकिंग वाले जो लोग हैं, ये हम उनको भी जज करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर जब गुरुजी कुछ प्रसाद पी रहे होते थे तो मुझे लगता था कि मैं भी देखूं कि क्या पी रहे हैं गुरुजी, थोड़ा सा बच जाए तो मैं भी पी लूं। एक बार गुरुजी के चरणों में मैं बैठी हुई थी और वहीं पास में मेनका गांधी आंटी बैठी हुई थी। तब एयर इंडिया पायलट्स की बड़ी स्ट्राइक चल रही थी एंड फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, एंड मेनका जी बहुत नाराज थी कि ये कैसे हो रहा है, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों हो रहा है, इनको इतना पैसा मिलता है, इसके बावजूद इनकी इतनी डिमांड्स हैं। वो बहुत नाराज थी। शायद उनका नाराज होना भी जायज था, क्योंकि मेरे पापा पायलट थे और मैं उनकी बातें सुनकर अंदर अंदर बहुत गुस्सा हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी मुझे। और उन सब बातों का जो मेनका गांधी जी बोले जा रही थी, मैं उन सब बातों का अपने मन ही मन में जवाब दिए जा रही थी। और गुरुजी की एक तरफ वो बैठी हुई थी, गुरुजी की एक तरफ मैं बैठी हुई थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था। गुरुजी मेरी तरफ देख करके बोलते कि जवाब दे इनू। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हाँ जी नहीं, जवाब दो इनको। मुझे लगा कि अगर मैंने जवाब दिया मुझे तो बाहर निकलते ही ये पिटवा देंगी। मैं तो बहुत डर रही थी कि कैसे जवाब दूं, लेकिन जब आपको पता है कि खुद परमात्मा आपको बोल रहा है, वो खुद आपके साथ में है। मैंने कहा मैम, माई सिंसियर अपोलॉजीज, आई एम अ पायलट्स डॉटर। मैंने कहा कि मैम, जब मेरा बर्थडे होता था तो मेरे फादर जब इंडिया में होते थे, हम उनके साथ कभी पूरी तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी सुबह 2 बजे फ्लाइट होती थी। तो हमारे घर में शोर शराबा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि 10 बजे तक तो सब कुछ बंद हो जाया करता था। क्योंकि अगर फादर साहब को 400 पैसेंजर लेकर के जाना है तो उन्हें एक नाइट स्लीप लेनी पड़ेगी। मैंने कहा दिवाली होली हमने कभी नहीं देखी हमारे फादर के साथ, और अगर उनकी कोई फ्लाइट होती थी तो 12 घंटे पहले वो सोने की कोशिश करते थे, और आने के बाद 4 घंटे 5 घंटे बाद उल्टे सीधे टाइम फ्लाइट आती। तो हमारे घर में तो हर समय कर्फ्यू लगा रहता है। और मैं उनसे बहस करती रही और मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई थी कि मैंने मेनका जी के हर सवाल का जवाब दिया। बहुत प्रेम से दिया, आदर से दिया, लेकिन हर चीज का जवाब दिया। अच्छा जी कह तो दिया, लेकिन उसके बाद बड़ी घबराहट हुई। ये मिनिस्टर है, मैं इनके सामने क्या बातें बोलती चली गई। एनीवे शी वॉज वेरी ग्रेसफुल लेडी। उन्होंने मेरी हर बात को ध्यान से सुना। गुरुजी हंसते चले जा रहे थे, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। मैं बहस करती चली जा रही थी, गुरुजी बहस करवाते चले जा रहे थे। और जब 10-15 मिनट
के बाद मुझे शांति मिली तो गुरुजी मेनका जी को बोलते हैं हून 10। तो गुरुजी को सब ध्यान था कि ये बेटी है, ये चरणों में बैठी है, इसके फादर पायलट है, ये जवाब देगी। मैं कहूंगी कि आप लोगों की आस्था हमसे भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आप गुरुजी से बिना मिले ही गुरुजी से जुड़ गए हैं। हम तो गुरुजी से मिले, उसके बाद हम गुरुजी से जुड़े। हमने तो बहुत क्वेश्चनिंग करी कि गुरुजी क्या चीज है। गुरुजी तो रब से भी बहुत ऊपर थे, फिर भी हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग की और हमको हर चीज के साथ जवाब मिलते चले गए कि हम कितने मूर्ख हैं। हम उसी मोह माया में, उसी ईगो में, हम उसी दुनिया के लेन देन, ऊंच नीच, इन चीजों में पड़े हुए हैं। और जो ये गुरु है हमारा, ये परमात्मा है, वो आपके ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं एक बार बड़ी हिम्मत करके गुरुजी के पास गई और कहा, गुरुजी विशाल बहुत पीते हैं। मेरे लिए तो बहुत था रोज पीना, मेरे लिए तो ये बहुत था कि रोज पीना, बेशक 2 ड्रिंक ही क्यों ना हो। तो गुरुजी ने मुझे बहुत तेज डांटा कि तुझे किसने बोला पूछने के लिए, चल जा पीछे जाकर के बैठ जा। और इससे बड़ी कृपा किसी परिवार पर क्या होगी संगत जी, कि एक दिन बैठे बिठाए मेरे हस्बैंड ने, विशाल ने मुझे कहा कि मेरे सामने से एक गिलास हटा दो। और आज इतने साल हो गए हैं वो शराब को छूते तक नहीं है। और उनकी मदर मुझसे आज भी पूछती है कि बेटा सच में भी नहीं पीता। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है हमारे घर। और उनकी मदर के लिए बहुत बड़ा अचंभा है कि वो आदमी जो रोज ड्रिंक पीता हो, ड्रिंक लेता हो, वो अचानक ही सब छोड़ दे। ही कम्प्लीटली गेव अप एल्कोहल। और गुरुजी विशाल को बहुत प्यार करते थे, मुझसे कहीं कहीं ज्यादा। विशाल जी की जो आस्था है गुरुजी से, वो बहुत यूनिक है, क्योंकि विशाल जी ने गुरुजी को बचपन से देखा है। और जब विशाल जी गुरुजी के पास जाया करते थे, उस टाइम पे जब शादी हमारी नहीं हुई थी, तब गुरुजी ने एक दिन उनको कहा कि जा घूमिया। तब उन्हें समझ में नहीं आया कि कहाँ घूम कर आ जाऊं। उनकी सिस्टर का लंदन से फोन आया कि मेरी कॉन्वोकेशन है 3 दिन के बाद, तो विशाल तू यहाँ आ जा। आप समझिए गुरुजी की कृपा से आधे दिन में पासपोर्ट बना और आधे ही दिन में वीजा लगा और अगले ही पल वो फ्लाइट में थे। विशाल को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था, ये समझ ही नहीं पाए थे कि घूमिया का क्या मतलब था। फिर वहां से लंदन से वापस आने के बाद विशाल और किशोरी अंकल का जो बेटा है, दोनों साथ में गुरुजी के पास गए। मैं आपको 20 साल 25 साल पुरानी बात बता रही हूँ। और जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे और माथा टेका, जैसे ही गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने बोला कि तू घुमाया, तो भेजा भी गुरुजी नहीं था और रिसीव भी गुरुजी नहीं किया। तो संगत जी गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, इतनी अनुपम कृपा है कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। गुरुजी की आगे जैसी भी कृपा होगी, मैं अपना सत्संग आगे जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत कहानी से करते हैं। भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन प्रातः काल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। भगवान बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वो अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठ बांधने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग ये देखकर सोच रहे थे कि अब भगवान बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी भगवान बुद्ध ने सभी से प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगने से पूर्व थी? एक शिष्य ने उत्तर कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरीके से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है, सत्य है। बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर भगवान बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरे को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? नहीं नहीं, शिष्य कहने लगे, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं,
मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो वास्तव में उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। तो संगत जी, कहानी का आशय यह है कि हम कितनी भी बड़ी और कठिन और जटिल समस्या से क्यों ना घिर जाएं, अगर आप उस समस्याओं को ध्यान से देखोगे, सिरे से देखोगे, तो आपको अपनी समस्या का हल उसी में नजर जरूर आएगा। शांत चित्त से, शांत मन से अगर हम अपनी समस्याओं का अवलोकन करें तो निश्चित ही हमें उसका हल, उसका जवाब मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।